हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, जो कि क्या है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ठीक है, इस चैप्टर का आज हम लेने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, कल की वीडियो लेक्चर में हमने आपको एक केमिस्ट्री स्मार्ट प्लान करके एक वीडियो प्रोवाइड किया था, जिसमें हमने आपको केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न कैसा होता है या कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन अरेंज किए जाते हैं वो बताया था। उसमें हमने आपको बताया था कि 5 नंबर में प्रयोगशाला विधियां पूछी जाती हैं केमिस्ट्री में। तो आज हम पहला प्रयोगशाला विधि देखने वाले हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए कि पूरे केमिस्ट्री में लगभग 3 से 4 प्रयोगशाला विधियां हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर में पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कठिन प्रयोगशाला जो विधि है वो आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले केमिस्ट्री की जितनी भी वीडियोस हमने आपको प्रोवाइड कर दी है, अगर आपने किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12 केमिस्ट्री 2027 के नाम से नया प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं आपको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। ठीक है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। बाकी अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ यूट्यूब पे भी पूछ सकते हो, या हमने आपको बता रखा है कि हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब क्लोरोफॉर्म क्या होता है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में जो बेहोशी की दवाएं यूज की जाती हैं, पहले ज्यादातर क्लोरोफॉर्म सुंघाकर लोग बेहोश करते थे, डॉक्टर बेहोश करते थे। लेकिन आजकल जो अगर आप देखेंगे हॉस्पिटल में तो कई सारी ऐसी दवाइयां आ चुकी हैं जो बेहोशी की दवा के रूप में यूज किया जाता है। क्लियर, तो बेसिक आपको पता चल गया कि क्लोरोफॉर्म का यूज जो है वो बेहोश करने में किया जाता है। अब क्लोरोफॉर्म जो है इसको बनाने की प्रयोगशाला विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधियां व रासायनिक गुण लिखिए। तो कम से कम 4 या 3 रासायनिक गुण आपको लिखना पड़ेगा, और ये पूरा जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, और प्रयोगशाला विधि ये लिखने वाला तो लिखना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जो इस डायग्राम के अंदर रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस को भी लिखना पड़ेगा। तो टोटल 1.5 से 2.5 पेज बोर्ड एग्जाम की कॉपी वाला जब आप भरेंगे तब जाके 5 नंबर मिलेगा। ऐसे ही कोई 5 नंबर आपको नहीं दे देगा। ये जो टॉपिक है आपके नोट्स में कम से कम 2 से 3 पेज में आएगा और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में 1.5 पेज के अंदर आएगा। इतना हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले समझते हैं कि क्लोरोफॉर्म बनाने का जो प्रयोगशाला विधि का डायग्राम है, इस डायग्राम में क्या क्या चीजें हमने यूज किया है, या क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए लैब में क्या क्या यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे डायग्राम आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो अपनी वीडियो या मोबाइल की जो क्वालिटी है 360p से बढ़ा के एक दिन के लिए 1000p देख लो, नेट खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, रील इंस्टॉल करने के लिए नेट जो बचाए रहते हो थोड़ा उसको हटा के पढ़ाई के लिए यूज कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है एक फ्लास्क। फ्लास्क क्या है, तो ये जो गोला सा आपको दिख रहा है, एक सुराही के जैसा जो आपको दिख रहा है, ये होता है फ्लास्क। इस फ्लास्क का टोटल जो आयतन होता है, यानी इस फ्लास्क के अंदर कितना वाटर कितना मिश्रण आप ऐड कर सकते हैं, तो इसका आयतन होता है 500 ml का, यानी आधे लीटर यानी 0.5 लीटर का ये फ्लास्क होता है। इसके अंदर आप आधा लीटर पानी आधा लीटर मिश्रण या कर सकते हैं कि मिक्सचर को ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया फ्लास्क। अब फ्लास्क के नीचे आपको एक छोटे से कटोरे के जैसा दिख रहा होगा, ये छोटा सा कटोरा क्या है, इसका नाम होता है बालू उष्मक। अब बालू उष्मक क्या है, बालू उष्मक की बात की जाए तो ये आपका एक कटोरा होता है जिसके ऊपर या जिसमें बालू को भर के रखा जाता है। क्यों, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट इस कांच के फ्लास्क को गर्म कर दिया तो हो सकता है कि कांच का फ्लास्क ज्यादा हीट होने की वजह से
टूट जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले बर्नर जो होता है, बर्नर आपको पता होना चाहिए कि लैब में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को गर्म करने के लिए या किसी भी फ्लास्क को या किसी भी एक सुराही को गर्म करने के लिए बर्नर का यूज करते हैं। और बर्नर को एक तरह से आप कह सकते हो जैसे घर में आप चूल्हा गैस यूज करते हो, उसी तरह से यहाँ पे लैब में बर्नर का यूज किया जाता है। ठीक है, अब बर्नर को डायरेक्ट हम बर्नर के ऊपर कांच का फ्लास्क नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर कांच का फ्लास्क ज्यादा हीट होगा तो हो सकता है कि ये क्रैक कर जाए या फूट जाए, लेकिन हमें तो उसको फोड़ना है नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो बर्नर है जहां से आग निकल रही होती है, उस आग पर पहले हम एक बालू उष्मक रखते हैं, यानी पहले एक कटोरा रखेंगे जिस कटोरे के अंदर क्या होगा, बालू भरा होगा। अब उस बालू के ऊपर हम क्या करेंगे, इस कांच की शीशी को या फ्लास्क को रख देंगे। जैसे जैसे बालू हीट होगा वैसे वैसे बालू की हीट से, ये डायरेक्ट आग की हीट से गर्म नहीं होगा, ये इस बालू की हीट से फ्लास्क को गर्म करेगा, जिससे थोड़ी थोड़ी गर्माहट से आपका ये पूरा फ्लास्क गर्म हो जाएगा और ये फ्लास्क फूटेगा भी नहीं। इसीलिए बालू उष्मक का यूज किया जाता है। याद रखिएगा, जो प्रैक्टिकल वाइवाज होते हैं उसमें ये डायग्राम बहुत ज्यादा बच्चे बनाते हैं। ज्यादातर देखोगे तो केमिस्ट्री में जितने भी बच्चे हैं या तो क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का डायग्राम बना लेंगे या क्लोरोबेंजीन या डाई एथिल का बनाने की प्रयोगशाला विधि का डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि इस साल जो वाइवा होगा उसके चार्ट पेपर पे ये डायग्राम बनाने का, तो आपको डायग्राम में क्या क्या चीजें यूज किया गया है उसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर डायग्राम से ही पूछेगा और कहीं से नहीं पूछेगा। ठीक है, तो फ्लास्क समझ में आ गया। 500 ml का फ्लास्क होता है। इसका लीटर में अगर बात करें तो लीटर में याद रखिएगा 0.5 लीटर। ठीक है, 0.5 लीटर इसका आयतन होगा या 500 ml आयतन होता है। ये हमने फ्लास्क के बारे में समझ लिया। उसके बाद हमने समझा बालू उष्मक क्या होता है। बालू उष्मक एक ऐसा कटोरा है जिसके अंदर बालू रखा होता है। क्यों रखा होता है, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि बताओ डायग्राम में ये बालू उष्मक क्या है और इसका यूज क्या है, तो आप बता दीजिएगा बालू उष्मक का यूज ये है जिससे बालू गर्म होगा और फ्लास्क थोड़ा थोड़ा गर्म होगा बालू की मदद से, डायरेक्ट फ्लास्क गर्म नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद नीचे ये बर्नर को समझ लीजिए। बर्नर एक ऐसा यंत्र है जिसकी वजह से हम हीट प्रोवाइड करते हैं एक फ्लास्क को। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये जो फ्लास्क हमने लिया है, केवल खाली फ्लास्क तो आप गर्म करेंगे नहीं, फ्लास्क के अंदर कुछ ना कुछ मिश्रण भी तो होगा। तो यहाँ पे फ्लास्क के अंदर हमने क्या लिया है, फ्लास्क के अंदर हमने 3 चीजों का मिश्रण लिया है। पहला हो गया अल्कोहल। ये अल्कोहल जो है, मान लीजिए अल्कोहल हमने 25 ml लिया है। अब देखो गूगल पे हमने जब इस डायग्राम को देखा तो वहां पे हमने देखा कि अल्कोहल को ज्यादातर डायग्राम्स में 50 ml लिया जाता है। तो आप भी यहाँ पे चाहो 25 की जगह 50 ml ले लो। अगर आप कोई भी मिश्रण जो है वो कम ले रहे हैं, जैसे अल्कोहल कम ले रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर का मात्रा कम ले रहे हैं, जल की मात्रा कम ले रहे हैं, तो वो डायग्राम गलत नहीं है। आपको प्रोडक्ट जो बनेगा, उत्पाद जो बनेगा वो भी कम मिलेगा। अगर आप यहाँ पे अल्कोहल 50 ml लेंगे, ब्लीचिंग पाउडर जो है यानी कि विरंजक चूर्ण जिसे कहा जाता है, इसको 100 ml की जगह 200 ml लेंगे, तो उसमें कोई गलत बात नहीं या कोई भी गलत डायग्राम आपको नहीं बताया जा रहा है। अगर आप मटेरियल कम ले रहे हैं तो प्रोडक्ट भी कम मिलेगा। यहाँ पे हम मटेरियल को कम यूज कर रहे हैं तो हमें जो क्लोरोफॉर्म मिलने वाला है वो भी थोड़ा सा मिलेगा। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो अल्कोहल 25 ml के जगह 50 ml भी लिख सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है। उसके बाद इसी फ्लास्क में हमने अल्कोहल के साथ साथ विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर भी लिया है। अब ब्लीचिंग पाउडर कितना लिया गया है, मान लीजिए हमने ब्लीचिंग पाउडर ले लिया है 100 ग्राम। क्लियर। उसके बाद हमने अल्कोहल ले लिया, ब्लीचिंग पाउडर ले लिया। केवल अल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर की मदद से क्लोरोफॉर्म नहीं बनेगा। हम क्या करेंगे, इसमें 200 ml क्या कर देंगे, वाटर का भी मिश्रण करेंगे। इन तीनों चीजों को मिला के जब आप बालू उष्मक और फ्लास्क के साथ इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से क्लोरोफॉर्म बनेगा और गैस के रूप में होते हुए इस वाले शीतलक वाले पाइप में आ जाएगा। अब आप कहेंगे शीतलक क्या होता है।
देखो, जब भी क्लोरोफॉर्म बना है, जो क्लोरोफॉर्म बनता है वो गैस के रूप में बनता है। अब जो ये गैस बना हुआ है या क्लोरोफॉर्म बना हुआ है, ये होता है गर्म, क्योंकि हमने गर्म करके ही बनाया है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इस क्लोरोफॉर्म को ठंडा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पाइप ऐड करेंगे और इसको इस शीतलक के अंदर भेज देंगे। शीतलक एक तरह से फ्रिज के जैसा होता है। आप फ्रिज में क्या करते हो, पानी रखते हो और पानी ठंडा हो जाता है। सेम इसी तरह जैसे क्लोरोफॉर्म इस पाइप से होते हुए इस शीतलक यानी कि फ्रिज के अंदर एक तरह से कर सकते हैं, एक ऐसा ट्यूब या नली होता है जो गैस को ठंडा करता है, उसका नाम ही शीतलक होता है। ठीक है, डायग्राम में चीजों का जो यूज क्या है उसी के बारे में डिटेल में हम बता रहे हैं, ताकि अगर आप प्रैक्टिकल के लिए डायग्राम बनाओ तो भी आपको इसका क्लियरनेस हो। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म जो बन चुका है गैस के रूप में वो आएगा इस शीतलक के अंदर। शीतलक के अंदर आने के बाद क्लोरोफॉर्म जो गर्म था वो ठंडा हो जाएगा और आगे चल के ये एक पात्र में या कह सकते हैं ग्राही होता है, एक बर्तन होता है जिसमें क्लोरोफॉर्म एकत्रित हो जाता है या जमा हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, केवल क्लोरोफॉर्म नहीं बनेगा। जब आप अल्कोहल, ब्लीचिंग पाउडर और जल का मिश्रण करके इसको गर्म करेंगे तो केवल क्लोरोफॉर्म नहीं बनेगा, क्लोरोफॉर्म के साथ साथ वाटर भी बनता है, यानी वाटर भी बचा हुआ आ जाता है। अब एक बात याद रखिएगा, जो क्लोरोफॉर्म होता है वो वाटर की कैपेसिटी में थोड़ा सा भारी होता है। तभी देखो ये क्या है, वाटर पहले ऊपर आके जमा हुआ है और इसके नीचे सतह पर क्लोरोफॉर्म पाया जा रहा है। इसका मतलब है कि क्लोरोफॉर्म, जैसे अगर आप पानी में बालू को घोल दो तो बालू क्या होता है, पानी में बैठ जाता है। सेम उसी तरह क्लोरोफॉर्म जो है एक बालू के जैसा ही कह सकते हैं भारी मटेरियल होता है जो पानी में आके जमा हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म केवल अकेले नहीं बनता है और जो ये क्लोरोफॉर्म बना हुआ है ये प्योर क्लोरोफॉर्म नहीं है। हमेशा लैब में जो क्लोरोफॉर्म बनता है वो प्योर नहीं होता, शुद्ध नहीं होता, उसको कुछ अन्य विधियों के द्वारा, कुछ अन्य मेथड के द्वारा शुद्ध किया जाता है। जैसे अभी आपको बताऊंगी कि कैसे क्लोरोफॉर्म को शुद्ध किया जाएगा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बना, साथ ही साथ वाटर बना, ये चीज याद रखिएगा। ये जो वाटर है वो होता है हल्का, क्लोरोफॉर्म होता है भारी। वाटर के अंदर क्लोरोफॉर्म एकत्रित यानी कि जमा हो जाता है। क्लोरोफॉर्म बना है तो उसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CaCl3। क्लियर हो गया? पूरा डायग्राम हमने डिटेल में बता दिया है। हमने एक फ्लास्क यूज किया है, फ्लास्क की टोटल आयतन कितना है, कैपेसिटी कितना है, 500 ml या 0.5 लीटर। इतना आप इसके अंदर पानी या कह सकते हैं मिश्रण को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बालू स्मग का यूज किया गया है, जिसका काम होता है फ्लास्क को क्रैक होने से यानी कि फूटने से बचाना। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा हीट एब्जॉर्ब करता है और बालू की मदद से थोड़ा थोड़ा हीट फ्लास्क को मिलता है। नीचे बर्नर लगाया गया है, बर्नर का काम होता है इस फ्लास्क को गर्म करना। उसके बाद जो भी क्लोरोफॉर्म बनेगा वो आ जाएगा इस शीतलक में। शीतलक का काम होता है जो भी गैस गर्म होकर आई है उसको ठंडा करना। और नीचे सबसे लास्ट में ग्राही का यूज किया गया है। ग्राही एक ऐसा पात्र होता है, एक ऐसा कह सकते हैं कि घड़े का जैसा होता है, जिसमें हम जो मटेरियल या जो प्रोडक्ट बन चुका है उसको कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं। डायग्राम क्लियर हो गया? डायग्राम क्लियर हो गया। अब जो चीजें हमने बताई है वही यहाँ प्रयोगशाला विधि में आपको लिख देना है। देखो बोर्ड पे जगह कम थी इसलिए हमने छोटा छोटा लिखा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है, तो वीडियो की क्वालिटी या तो बढ़ा लीजिए या फिर आप जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन के भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप LKG UKG बच्चे नहीं है। अब देखो प्रयोगशाला विधि हेडिंग डालेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि एक 500 ml के गोल पेंदी के फ्लास्क में हमने क्या किया था, सबसे पहले एक 500 ml का गोल पेंदी का फ्लास्क लिया था। तो वही लिखा है कि एक 500 ml के गोल पेंदी के फ्लास्क में 100 ग्राम हमने ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण उसको कहा जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर डाला है और उसी फ्लास्क में 200 ml जल भी हमने लिया है, वाटर, और हमने 25 ml एथेनॉल या कह सकते हैं एसीटोन को भी लिया है। अब 25 ml एथेनॉल, एसीटोन या अल्कोहल भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एसीटोन और एथेनॉल लिखा गया है तो हम भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अल्कोहल या एसीटोन लिख सकते हैं। ठीक है, एसीटोन लिख सकते हैं।
ये हो गया, इतनी चीजों को हमने फ्लास्क के अंदर डाला है, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, फ्लास्क को बालू उष्मक पर रख कर धीरे धीरे गर्म करते हैं। हम जो फ्लास्क के अंदर एसीटोन को 25 ml, विरंजक चूर्ण को 100 ग्राम और जल को 200 ml लेके इस फ्लास्क के अंदर मिक्स करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्लास्क को बालू उष्मक के ऊपर रखते हैं और फ्लास्क को धीरे धीरे, या कह सकते हैं बालू उष्मक को धीरे धीरे से हीट करते हैं। धीरे धीरे गर्म करना है आपको, जो ये बर्नर है उसको ज्यादा तेज करके गर्म नहीं करना है, ठीक है, धीरे धीरे गर्म करना होता है। तथा इससे प्राप्त जो क्लोरोफॉर्म बनेगा, आश्रित क्लोरोफॉर्म, आश्रित क्लोरोफॉर्म का मतलब क्या है कि एक गैस के रूप में क्लोरोफॉर्म बना है, ठीक है, आसवन के द्वारा। आसवन का मतलब क्या होता है कि हम उसको पूरी तरह से भाप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म आश्रित होकर ग्राही में, यानी कि जो हम यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए एक हमने घड़े के जैसा लगाया हुआ है, उसका नाम है ग्राही। और ये जो क्लोरोफॉर्म बना है ये कहाँ चला जाता है, क्लोरोफॉर्म आश्रित होकर ग्राही में रखे जल के नीचे एकत्रित हो जाता है। याद रखिएगा, ग्राही में सबसे पहले वाटर पाया जाएगा और वाटर के नीचे सतह पर क्लोरोफॉर्म पाया जाता है। इससे यह साबित होता है क्लोरोफॉर्म वाटर की कैपेसिटी में भारी होगा, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे कि क्लोरोफॉर्म आश्रित होकर ग्राही में जल के नीचे एकत्रित हो जाता है। क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने के लिए हमने बताया कि ये जो क्लोरोफॉर्म लैब में बनता है ये कभी भी प्योर क्लोरोफॉर्म नहीं होता। अब ध्यान से देखिएगा, क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने का कुछ मेथड होता है, कुछ तरीका होता है। जो क्लोरोफॉर्म बन गया है लैब में, जो भी चीजें बनती है वो डायरेक्ट यूज में नहीं लाई जाती, उसको पहले प्योर किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, फिर यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो क्लोरोफॉर्म बना है हम इसे क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है, NaOH यानी कास्टिक सोडा जो होता है, जिसे धावन सोडा भी कहा जाता है, आप चाहे लिख सकते हैं NaOH या कास्टिक सोडा या धावन सोडा के तनु विलयन के साथ पहले हम क्या करते हैं, इस क्लोरोफॉर्म को धोते हैं। ये जो क्लोरोफॉर्म बना है यहाँ पे लिख देते हैं, जो CHCl3 बना हुआ है, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म बना है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, NaOH यानी कास्टिक सोडा के तनु विलयन से धुलेंगे, धोते हैं, ठीक है, धोते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। पहले क्लोरोफॉर्म को कास्टिक सोडा के तनु विलयन के साथ धुलेंगे। जैसे ही हम कास्टिक सोडा के तनु विलयन के साथ क्लोरोफॉर्म को धुलेंगे, फिर क्या करेंगे, निर्जल इसी क्लोरोफॉर्म को, जो क्लोरोफॉर्म धुल जाता है कास्टिक सोडा के बाद, उसके बाद जो क्लोरोफॉर्म बनेगा उस क्लोरोफॉर्म को हम क्या करेंगे, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ पे जब हमने पहले क्या किया, क्लोरोफॉर्म को NaOH यानी कास्टिक सोडा के तनु विलयन से धो दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी क्लोरोफॉर्म को फिर आगे CaCl2 यानी कि निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 को कहा जाता है कैल्शियम क्लोराइड। अब इसको हम कॉन्क यानी निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के साथ फिर क्या कर देंगे, के साथ सुखाकर पुनः से आश्रित किया जाता है। यानी जो क्लोरोफॉर्म बन चुका है लैब में, हम उसे पहले NaOH यानी कास्टिक सोडा के तनु विलयन से धो देंगे। उसके बाद जो प्राप्त क्लोरोफॉर्म होगा उसको हम कैल्शियम क्लोराइड के कॉन्क विलयन के साथ सुखाएंगे और फिर से गर्म करके आश्रित करके गैस जैसा बनाएंगे। अब जो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा वो होगा शुद्ध क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो यहां से देखिए, फिर हम निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के साथ सुखाकर पुनः आश्रित करते हैं, जिससे शुद्ध क्लोरोफॉर्म यानी कि प्योर CHCl3 प्राप्त हो जाता है। क्लियर हो गया। तो ये हमने डायग्राम बता दिया, और यहाँ पे प्रयोगशाला विधियों में आपको क्या लिखना है ये भी डिटेल में बता दिया है। अगर आपको चीजें क्लियर विजुअल नहीं है तो वीडियो की क्वालिटी 1060p पे कर लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको ये चीजें अच्छे से दिख जाए, ठीक है। तो ये हो गया डायग्राम क्या है, डिटेल में हमने समझा दिया। क्या क्या डायग्राम में हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, क्या क्या यहाँ पे फ्लास्क है, क्या ग्राही है, ये सब क्या है ये डिटेल में समझ लिया। उसके बाद प्रयोगशाला विधि में कैसे यहाँ पे हमने क्लोरोफॉर्म बनाया वो भी हमने लिख लिया है। अब अगर यही डायग्राम
आप चार्ट पेपर पे बना के ले जाओगे तो यहाँ से एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो क्लोरोफॉर्म बना है, आपसे पूछा जाएगा कि जो क्लोरोफॉर्म बना है क्या ये शुद्ध क्लोरोफॉर्म है, तो आप कहेंगे नहीं। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि ये क्लोरोफॉर्म अगर शुद्ध नहीं है और हम शुद्ध करना चाहते हैं तो कैसे इस क्लोरोफॉर्म को प्योर करेंगे, शुद्ध करेंगे, तो उसका मेथड आप बताएंगे। मेथड क्या है कि पहले क्लोरोफॉर्म को कास्टिक सोडा के तनु विलयन से धो दीजिए और उसके बाद जो क्लोरोफॉर्म बनेगा उसको कैल्शियम क्लोराइड के निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के जो सॉल्यूशन होगा उसके साथ सुखा देंगे। ठीक है, जब हम धोने के बाद कैल्शियम क्लोराइड से मिलाने के बाद सुखाएंगे और उसे फिर से आश्रित करके गैस के जैसा बना लेंगे, अब जो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा वो होगा प्योर क्लोरोफॉर्म। यही 2-3 क्वेश्चंस इस डायग्राम से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। क्लियर हो गया? तो ये हो गई बनाने की या कह सकते हैं प्रयोगशाला विधियां। अब ये पहले स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर देखते हैं कि इस डायग्राम में आपको क्या लग रहा है, क्लोरोफॉर्म बस इस मेथड की वजह से बन गया? नहीं, अभी जो ये फ्लास्क के अंदर अल्कोहल, ब्लीचिंग पाउडर और जल तीनों जो रिएक्शंस करते हैं इस फ्लास्क के अंदर, वो रिएक्शन भी इस बनाने की प्रयोगशाला विधि के अंदर आता है। तो हमें बनाने की प्रयोगशाला विधि रिएक्शंस क्या क्या होता है, अभी तो हमने केवल डायग्राम में समझा है कि क्लोरोफॉर्म कैसे बन रहा है। अब हम समझेंगे कि रिएक्शन क्या होता है इस फ्लास्क के अंदर जिसकी मदद से क्लोरोफॉर्म बन जाता है। वो स्टेप समझेंगे, वो रिएक्शन का स्टेप देखेंगे और आपको प्रयोगशाला विधि डायग्राम के साथ रिएक्शन का स्टेप भी लिखना पड़ेगा, जिससे क्लियर हो जाएगा बोर्ड एग्जामिनर को कि इस बच्चे को प्रॉपर नॉलेज है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का। तब जाके क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि कंप्लीट होगी। ठीक है, उसके बाद रासायनिक गुण को और फिजिकल प्रॉपर्टी भी देखनी है। तो इस डायग्राम का अलग से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इस डायग्राम में जो हमने ये अल्कोहल यूज किया है, इस अल्कोहल की मदद से अब हम रिएक्शंस को देखेंगे। तो आप देखते हैं कि कौन से रिएक्शंस उस फ्लास्क के अंदर हो रहे थे जिसकी मदद से क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो रहा था, ये जिसकी इंपॉर्टेंस से क्लोरोफॉर्म बन रहा था। देखो, अब हेडिंग डालना है आपको क्लोरोफॉर्म बनाने की मेन प्रयोगशाला विधि, या क्लोरोफॉर्म मत डालिएगा, केवल लिख दीजिएगा बनाने की प्रयोगशाला विधि। पहले हमने डायग्राम समझा और डायग्राम की मदद से प्रयोगशाला विधि में क्या लिखना है वो समझा। आपको भी आंसर राइटिंग बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही करना है। ठीक है, अब आप हेडिंग डालेंगे केवल बनाने की प्रयोगशाला विधि और उसमें हेडिंग डालेंगे एथिल अल्कोहल से। हम कैसे देख रहे हैं, हम सभी रिएक्शंस एथिल अल्कोहल को मेन कंपाउंड मान के देख रहे हैं, यानी हम मान रहे हैं कि एथिल अल्कोहल की मदद से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि को हम देख रहे हैं। क्लियर? तो हेडिंग डाल दीजिएगा एथिल अल्कोहल से, यानी एथिल अल्कोहल के मदद से क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगा। अब देखो, एथिल अल्कोहल के साथ जब हम क्या करते हैं, जो एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल क्या होता है हमने आपको बता रखा है, C2H5OH को ही एथिल अल्कोहल कहते हैं। क्लियर? जिस बच्चे को नहीं पता है तो यहां से देख लीजिएगा। एथिल अल्कोहल के साथ जब भी हम विरंजक चूड़ को गर्म करते हैं, अब विरंजक चूड़ क्या होता है, तो एक कह सकते हैं कि एक पत्थर के जैसा होता है, या आप एक लुगदी के जैसा मान सकते हैं। लुगदी का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम कोई एक ठोस मेटल की जैसे आपने सेंधा नमक देखा होगा, सेंधा नमक जो आता है पाउडर के रूप में भी आता है और पत्थर के जैसा भी आता है, सेम वैसे ही विरंजक चूड़ सेंधे नमक के पत्थर के जैसा ही आएगा, जिसको हम लुगदी नाम देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एथिल अल्कोहल के साथ विरंजक चूड़ की लुगदी को गर्म करने पर, यानी विरंजक चूड़ का जो एक ठोस पत्थर के जैसा लुगदी होगा, उसको भी जब हम एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं, वो हीट करते हैं, तब जाकर क्या बनता है, तब जाके क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ये हो गया पहला स्टेप जो आपको लिखना है। हमेशा लिखिएगा, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि में हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे एथिल अल्कोहल से। अब इसमें क्या लिखेंगे कि एथिल अल्कोहल के साथ जब हम विरंजक चूड़ यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के लुगदी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, एथिल अल्कोहल और विरंजक चूड़ दोनों को जब साथ में गर्म किया जाएगा तब जाके क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, यानी क्लोरोफॉर्म बन जाता है। क्लियर?
अब लिखेंगे क्या कि ये बनने का जो प्रोसेस है ये कितने स्टेप में है। तो आगे हेडिंग डालें, आगे क्या लिखेंगे कि यह अभिक्रिया निम्न पदों में यानी कि कई सारे स्टेप में कंप्लीट होता है। तो पहला स्टेप देखते हैं, पहला रिएक्शन क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण होगा उसको जल के साथ क्रिया कराएंगे। ब्लीचिंग पाउडर जो भी होगा उसका जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको दो प्रोडक्ट प्राप्त होता है। पहला प्राप्त होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा प्राप्त होगा क्लोरीन। कैसे प्राप्त होगा, रिएक्शन करके देख लेते हैं। हमको कहा गया है कि विरंजक चूर्ण आपको लेना है और उसका रिएक्शन वाटर के साथ कराना है। तो विरंजक चूर्ण मान लेते हैं। विरंजक चूर्ण क्या होता है, विरंजक चूर्ण होता है CaOCl2। अगर आपको किसी भी केमिकल कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो आप लिख के उसके नीचे नाम लिख के याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये CaOCl2 जो है इसका नाम क्या हो जाएगा, इसी को हम विरंजक चूर्ण या इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। क्लियर। तो अगर आपसे कोई विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए CaOCl2 होता है। क्लियर। अब हम जब क्या करेंगे, CaOCl2 की रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है, रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है ये देखते हैं। तो जैसे ही हम इस विरंजक चूर्ण को किसके साथ, हमको कहा गया है विरंजक चूर्ण को जल के साथ क्रिया करानी है, तो विरंजक चूर्ण को H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे। H2O क्या होता है, तो ये आपका जल होता है। इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो पहला प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब है कि यहां से हम ले लेंगे Ca को और इधर से जो H2O है इसको हम क्या ऐसे भी ले सकते हैं OH और 2 को बाहर लिख दें। अगर आप चाहो तो OH2 जो बाहर लिखा है इसका मतलब H2O ही है। लिखने का तरीका हमने बदल दिया है। ये जो नंबर 2 था यहाँ पे H2O में जो नंबर 2 था इसको हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है, लेकिन देखा जाए तो OH2 होल ट्वाइस 2 का मतलब है H2O लिखा गया है। क्लियर। तो कहीं पे भी अगर कैल्शियम के साथ OH होल ट्वाइस लिखा हो, होल ट्वाइस का मतलब है कि ब्रैकेट बना के बाहर दो, इसको होल ट्वाइस पढ़ा जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम OH2 लिखा है तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखेंगे इसका नाम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड इसका नाम हो जाएगा। ये पहला प्रोडक्ट बनाने को कहा था तो पहला प्रोडक्ट बन गया है। अब सेकंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमने यहां से पूरा H2O ले लिया है और इधर से ये ले लिया है। क्लियर। ठीक है, यहां पे याद रखिएगा ये जो O है ये भी इस H2O के अंदर आ गया है, क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे तो H2O के पास केवल एक O होता है, 2 H होता है, लेकिन हमने OH के बाहर 2 लगाया है। इसका मतलब क्या है कि O भी 2 ठो है और H भी 2 ठो है। तो यानी हमने एक O ये वाला लिया है और एक O ये वाला लिया है, तो दोनों O हमने यूज कर लिया है और इस दोनों H को भी यूज कर लिया है। अब हमारे पास केवल Cl2 बचा है तो यहाँ पे Cl2 लिख देंगे और ये हो गया क्या, क्लोरीन। क्लियर हो गया। यही चीज हमको कहा था कि जब हम विरंजक चूर्ण को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, उसके बाद Cl2 यानी क्लोरीन भी बन गया है। ये हो गया पहला स्टेप जो आपके कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की निर्माण की विधियों का पहला रिएक्शन वाला स्टेप। क्लियर। ये पहले स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप भी देखते हैं क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो है उस फ्लास्क में जो आपको क्लोरोफॉर्म केवल गर्म करने से मिल गया था, रिएक्शन में 4 स्टेप में, वो फ्लास्क के अंदर 4 स्टेप में रिएक्शन के बाद क्लोरोफॉर्म बना था। क्लियर हो गया। पहले ये स्क्रीनशॉट कीजिए। अब देखते हैं कि रिएक्शन का अगला स्टेप क्या है। सेकेंड स्टेप में कहा जा रहा है कि क्लोरीन जो होता है वो एथिल एल्कोहल यानी C2H5 को एसिटाल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देता है।
कैसे करता है रिएक्शन करके देख लेते हैं। हमको कहा गया है कि आपको एथिल अल्कोहल लेना है और एथिल अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन से करानी है, और जब भी एथिल अल्कोहल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन एथिल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देगा, यानी एथिल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में चेंज कर देगा। तो करके देख लेते हैं। हम लेंगे क्या, सबसे पहले एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को हमने बोला है कि C2H5OH लिखा जाता है, लेकिन अगर आप देखें तो आप इसी को लिख सकते हैं क्या, CH3CH2OH भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो कार्बन 2 होने चाहिए, हाइड्रोजन 5 होने चाहिए। तो अगर हम CH3 देखें तो इसमें एक कार्बन 3 हाइड्रोजन है, CH2 देखें तो इसमें एक कार्बन 2 हाइड्रोजन है, यानी कि इनडायरेक्टली यहाँ पे 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो चाहे ये वाला फॉर्मूला लिखकर एग्जाम्पल को लिखो या ये वाला फॉर्मूला लिख के एग्जाम्पल लिखो, दोनों आपके एथिल अल्कोहल का ही फॉर्मूला है। क्लियर। हम यहाँ पे सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करने वाले थे, इसीलिए हमने पहले आपको सेकेंड वाला जो केमिकल फॉर्मूला है इसको भी बता दिया। एथिल अल्कोहल को C2H5 की जगह CH3CH2OH भी लिखा जा सकता है। क्लियर। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि रिएक्शन आपको समझना आसान हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे CH3 CH2 और OH। क्लियर। ये हो गया एथिल अल्कोहल। इसका नाम हम लिख देते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, ये हो गया क्या, एथिल अल्कोहल। अब हमको कहा गया है कि एथिल अल्कोहल क्लोरीन से क्रिया करता है। ध्यान से देखिए, क्लोरीन जो है वो एथिल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देता है। इसका मतलब कि एथिल अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन से करानी है। अब हम इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, Cl2 के साथ। Cl2 के साथ Cl2 क्या होता है, तो यही होता है क्लोरीन। ठीक है, ये हो गया क्लोरीन। अब इसका रिएक्शन करेंगे तो मेन कंपाउंड क्या बन जाएगा, मेन कंपाउंड बनेगा एसिटल्डिहाइड। कैसे बनेगा, यहां से हम ले लेंगे CH3 को और यहां से एक C और OH ले लेते हैं, यानी यहां से ये पूरा CH3 तो हम ले ही रहे हैं, इधर पे CH3 हम पूरा ले ही रहे हैं। उसके बाद ये C ले लेंगे और ये OH भी ले लेंगे, C और OH भी ले लेंगे। क्यों लिया जा रहा है, याद रखिएगा, जब भी एल्डिहाइड शब्द आ जाए, एल्डिहाइड ग्रुप को CHO से रिप्रेजेंट किया जाता है। जितने भी एल्डिहाइड समूह के एलिमेंट्स हैं, चाहे एस्टल्डिहाइड हो चाहे फॉर्मल्डिहाइड हो, अगर एल्डिहाइड लास्ट में आ रहा है तो उसको CHO से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कंपाउंड एल्डिहाइड ग्रुप का है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर केमिकल फॉर्मूले में लास्ट में CHO यूज हुआ है, CHO लास्ट में यूज हुआ है, तो इसका मतलब वो जो एलिमेंट्स है वो एल्डिहाइड ग्रुप का है। क्लियर। इसीलिए हमने यहाँ पे CHO को लिया है। ठीक है, तो यहाँ से CH3 उठाएंगे मेथिल ग्रुप को और इसी वाले में से हम COH को भी ले लेंगे। अब हमारे पास क्या बच गया, H2O बच गया और Cl2 बच गया है। तो हम लास्ट में क्या कर देंगे, लास्ट में यहाँ पे हम HCl लिख देंगे। लेकिन ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 H बचा हुआ है और 2 Cl बचा है। तो अगर हम HCl के आगे 2 लिख दें तो क्या ये पूरा 2 H हो गया और 2 Cl हो गया, हो गया कि नहीं। इधर भी 2 HCl है और इधर भी 2 H और 2 Cl है, यानी रिएक्शन पूरा बैलेंस हो गया है। और ये क्या बन गया है, ये बन गया है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड बन गया और ये 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है। क्लियर। तो अगर कोई एसिटल्डिहाइड का केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछे तो डायरेक्ट याद रखिएगा CH3CHO होता है। अगर कोई क्लोरीन का फॉर्मूला पूछे याद होना चाहिए, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला पूछे तो ये भी याद होना चाहिए। तो ये सेकेंड स्टेप होता है रिएक्शन का। अब देखते हैं थर्ड स्टेप रिएक्शन कैसे चल रहा है क्लोरोफॉर्म बनाने का। ठीक है, थर्ड स्टेप में कहा गया है कि जो क्लोरीन है ये एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण करती है, यानी ये जो एसिटल्डिहाइड अब बन चुका है, हमेशा याद रखिएगा जो भी चीजें बन रही हैं, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसी प्रोडक्ट का आगे हम रिएक्शन में यूज कर रहे हैं। अभी देखो आपने क्या देखा कि सेकेंड स्टेप में एसिटल्डिहाइड मेन प्रोडक्ट बना हुआ है। अब हम क्या रहे हैं कि थर्ड स्टेप में हम इसी एसिटल्डिहाइड का फिर से क्लोरीनीकरण करा दे, यानी जो एसिटल्डिहाइड बन चुका है इसका फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दे, जिसको क्लोरीनीकरण कहा जाता है।
तो क्या बनेगा ये करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कहा जा रहा है कि क्लोरीन एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण करके इसे ट्राई क्लोरोएसिटल्डिहाइड यानी इसको शॉर्ट में कहा जाता है क्लोरल, ठीक है। अगर ट्राई क्लोरोएसिटल्डिहाइड लिखा है तो इसके जगह आप इसका निकनेम या छोटा सा नाम होता है उसको याद रखिएगा क्लोरल, इसको भी लिख सकते हैं। तो कहीं पे अगर हम क्लोरल लिख रहे हैं तो समझ जाइएगा कि हमारे कहने का मतलब है ट्राई क्लोरोएसिटल्डिहाइड। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेन प्रोडक्ट सेकेंड स्टेप में बना हुआ है एसिटल्डिहाइड, इसकी क्रिया क्लोरीन के साथ करेंगे, यानी कि क्लोरीनीकरण जिसको कहा जाएगा। हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी कंपाउंड की क्रिया हाइड्रोजन ग्रुप के साथ करा जाता है, जैसे एसिटल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन के साथ कर रहे हैं तो इसको हम क्लोरीनीकरण कहेंगे। अगर इसी एसिटल्डिहाइड की क्रिया फ्लोरीन के साथ करते तो फ्लोरीनीकरण लिख सकते थे। इसी को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब है कि किसी भी हाइड्रोजन ग्रुप से, चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, किसी भी हाइड्रोजन ग्रुप से अगर रिएक्शन कराया जा रहा है तो आप उसके नाम के साथ करण लास्ट में लगा के उसका नाम दे सकते हैं। जैसे अगर हम एसिटल्डिहाइड ले लें, यहाँ पे कहा गया है कि आपको CH3CHO लेना है जिसका नाम है एसिटल्डिहाइड, ठीक है, जिसका नाम क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड हो गया। अब इसी एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन आपको करना है क्लोरीन के साथ, यानी Cl2 के साथ। और जब Cl2 के साथ आप क्या करेंगे, क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, बनेगा ट्राई क्लोरोएसिटल्डिहाइड, यानी 3 क्लोरीन बनेगा और एसिटल्डिहाइड बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे, यहां से ले लेंगे Cl3, उसके बाद CHO। क्लियर। कैसे बना है ध्यान से देखिए, यहां से ये CHO पूरा हमने लेना ही है। क्यों लेना है, क्योंकि एसिटल्डिहाइड का मतलब आ गया है, एसिटल्डिहाइड शब्द आ गया है और एसिटल्डिहाइड को CHO से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां से CHO तो लेना ही पड़ेगा, तभी एसिटल्डिहाइड होगा। उसके बाद कहा गया है कि क्लोरो बन रहा है, क्लोरो का मतलब है कि Cl को लेना पड़ेगा, लेकिन कहा गया है 3 क्लोरो बन रहा है। यहाँ पे देखो ट्राई क्लोरोएसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड CH3 से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्राई क्लोरो कहा गया है तो हम क्लोरीन के साथ 3 को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया ट्राई क्लोरो। लेकिन एसिटल्डिहाइड कैसे बनेगा, एसिटल्डिहाइड में हमको चाहिए होता है 2 कार्बन, तो एक कार्बन हमने आगे ऐड कर दिया है और एक कार्बन ये रहा CHO वाला। क्लियर हो गया, डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक C ले लिया और इधर का ये CHO ले लिया, ठीक है। अभी हमारे पास क्या बच गया है, 3 जो हाइड्रोजन बचा है और यहाँ से क्लोरीन हमने 2 ले लिए हैं, लेकिन रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं हुआ है, ठीक है, रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे एक HCl ऐड कर देंगे। कैसे, यहाँ से एक H हो जाएगा और यहाँ से Cl भी हम ले लेंगे। अब देखो रिएक्शन पूरी तरह बैलेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो HCl जो है यहाँ पे हम 3 लगा देंगे। अब हमारे पास 3H है और 3 Cl है। इधर देखो केवल क्या था, 2 Cl था। अब 2 Cl तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर लिया है, यहाँ पे 3 Cl लिखा है। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम क्लोरीन के आगे 3 से गुणा कर देंगे। क्यों किया जा रहा है गुणा, ताकि जितने क्लोरीन यहाँ पे हो उतने क्लोरीन यहाँ पे भी पाए जाएं। क्लियर। तो मेन प्रोडक्ट हमको बनाना था क्या, मेन प्रोडक्ट हमको बनाना था ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड बनाना था। इसी का शॉर्ट नाम क्लोरो भी होता है, इसी का शॉर्ट नाम क्लोरल भी होता है। ये रिएक्शन समझ में आया नहीं, एक बार और समझा देते हैं। देखो हमने लिया एसिटल्डिहाइड, चूंकि कहा गया है कि क्लोरीन एसिटल्डिहाइड से क्रिया करेगा और क्लोरीनीकरण करता है, यानी अगर हम क्लोरीन एसिटल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन से करते हैं तो इस पूरे मेथड को क्लोरीनीकरण नाम दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे इसका रिएक्शन करेंगे वैसे क्लोरीन हमारे पास 2 था, लेकिन हमको बनाना था क्या, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। तो हम यहाँ पे 3 क्लोरीन लिख लेते हैं, लेकिन जैसे 3 क्लोरीन इधर की साइड लिखते हैं तो हम देखते हैं क्या, इधर तो 2 ही क्लोरीन था,
एक क्लोरीन की कमी पड़ गई है तो हम क्या करेंगे, इधर 3 से गुणा कर देंगे, और 3 से जब गुणा करेंगे, 3 से जब गुणा करेंगे तो 2 क्लोरीन ऑलरेडी यूज है, एक क्लोरीन अभी हमारे पास बचा हुआ है, तो एक क्लोरीन हम यहाँ पे H के साथ ऐड कर देंगे, और HCl के बाद भी हम 3 से गुणा कर देंगे, जिससे यहाँ का जो 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 3 क्लोरीन था, 3 यहाँ पे यूज है, और 3 से गुणा कर दिया तो एक यहाँ पे और एक्स्ट्रा था, उसको भी हमने यूज कर लिया है। तो ये रिएक्शन प्रॉपर बैलेंस हो गया है। 3 स्टेप क्लोरोफॉर्म के बनाने वाला रिएक्शन हमने देख लिया है। अब क्लोरोफॉर्म के प्रयोगशाला विधि का बनाने का जो चौथा आखिरी स्टेप है, मेन जो स्टेप है जिसमें क्लोरोफॉर्म आपको बनता हुआ दिखेगा, वो वाला हम देखते हैं। ठीक है, देखो सेकेंड स्टेप में मेन प्रोडक्ट बना था एसिटल्डिहाइड, थर्ड स्टेप में मेन प्रोडक्ट बना है ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, जिसका शॉर्ट नेम होता है क्लोरल। इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोरल क्या होता है, तो आप याद रखिएगा ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड को ही क्लोरल कहा जाता है। पहले थर्ड स्टेप तक स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर बनाने का या प्रयोगशाला विधि बनाने का आखिरी स्टेप देखते हैं जिसमें क्लोरोफॉर्म बनता हुआ दिखेगा। तो आखिरी स्टेप क्या है, आखिरी स्टेप में कहा गया है कि जो प्राप्त क्लोरल है, क्लोरल का मतलब ट्राई क्लोरल आपका एसिटल्डिहाइड, ठीक है, इसका शॉर्ट नाम अभी हमने बताया क्लोरल होता है। अब जो क्लोरल हमको मिला हुआ है, उसी क्लोरल का हमने बताया था कि जितने भी रिएक्शन स्टेप वाइज चल रहे हैं, जो प्रोडक्ट बनता जाएगा उसी प्रोडक्ट को लेकर आगे रिएक्शंस किए जाएंगे। तो थर्ड स्टेप में क्लोरल बना था, अब इसी क्लोरल को लेकर अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अपचयन करा दें, यानी कि अपचयन का प्रोसेस करा दें, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बनके तैयार हो जाएगा। और ये आखिरी स्टेप है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने क्लोरल बनाया था, क्लोरल क्या था, क्लोरल था CCl3 और उसके बाद CHO था, यही था CCl3, यानी कि CCl3CHO, इसी का नाम था क्लोरल, क्लोरल, या इसी का नाम था ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड, ये हो गया इसका पूरा नाम। अब इसी की क्रिया हमको करानी है किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो CaOH होल ट्वाइस को ही क्या कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, अब जब हम इसके साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला हमने बताया था, क्या था, CHCl3। तो मेन प्रोडक्ट क्लोरोफॉर्म बनाना था, और हमने आपको पहले प्रयोगशाला विधि में क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगा डायग्राम से वो समझाया लिख के। उसके बाद वो फ्लास्क के अंदर कितने स्टेप में क्लोरोफॉर्म रिएक्शन से बन रहे थे, तो 4 स्टेप में बन रहे थे, और चारों स्टेप मैंने आपको लिख के बता दिया है। अब जब भी प्रयोगशाला विधि पूछेगा डायग्राम के साथ, वो जो चीजें हमने लिखवाई थी वो तो लिखना पड़ेगा ही, साथ ही साथ बनाने की विधि हेडिंग डाल के आपको ये सभी रिएक्शंस भी लिखने पड़ेंगे। अब अगर आपका सवाल है कि आपको रिएक्शन याद नहीं होता, तो रिएक्शन किसी को जल्दी याद नहीं होता है, वो ज्यादा लिख के प्रैक्टिस करने से ही आपको तैयार होगा। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म मेन प्रोडक्ट बन गया। अभी इतने पे रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी जो चीजें बची हुई हैं उसको भी तो लिखना है। हमने केवल CHCl3 को लिया है, मान लो यहाँ से C ले लिया, H ले लिया और ये Cl3 ले लिया। अभी हमारे पास C बचा है, O बचा है, और इधर का पूरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बचा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते हैं HCOO का ट्वाइस और Ca, यानी यहाँ से Ca हमने ले लिया और OH था, और इधर का भी CO बचा हुआ था। CO एक इधर का बचा हुआ है, एक इधर का H और O बचा हुआ है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो एक C बचा था, एक C लिख दिया, एक O बचा था, एक O लिख दिया, इधर का भी OH बचा हुआ है, तो इधर हम HCOO लिख देंगे। HCOO का मतलब होता है फॉर्मेट, इसको पढ़ते हैं फॉर्मेट। ठीक है, अब अगर कैल्शियम के साथ HCOO जुड़ गया है, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट
इसका नाम हो जाएगा। याद रखिएगा कैल्शियम को Ca से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर कहीं पे फॉर्मेट शब्द आ रहा है तो इसको HCOO से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये हो गया कंप्लीट रिएक्शन। लेकिन अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अगर यहाँ पे 2 से गुणा कर दें और इधर भी स्टार्टिंग में क्लोरल जो है, क्लोरल के आगे भी 2 से गुणा कर देंगे, तो जितने कंपाउंड्स इधर की साइड हैं उतने भी कंपाउंड इधर की साइड भी पाए जाएंगे। क्लियर? तो क्लोरोफॉर्म में 2 से गुणा करना है और ये जो क्लोरल है इसके साथ 2 से गुणा करना है, तब जाके ये रिएक्शन प्रॉपर बैलेंस हो जाएगा। और ये कंप्लीट आपका क्लोरोफॉर्म बनाने का रिएक्शन के साथ साथ प्रयोगशाला विधि दोनों हमने बता दिया है। ये स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर देखते हैं क्लोरोफॉर्म का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, और फिर देखेंगे उसके बाद कि उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी पहले ही बता दूं, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आप इस टॉपिक को पढ़ ही रहे हो तो अगर एक और नॉलेज की चीज अगर जान लोगे तो आपके लिए कुछ बहुत बड़ा सागर जैसा नहीं हो जाएगा। ठीक है? जब इतना पढ़ ही लिया है तो थोड़ा सा और पढ़ लो। इसीलिए पहले ये स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर समझते हैं कि क्लोरोफॉर्म का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो आप हेडिंग क्या डालेंगे? आप हेडिंग डालेंगे कि क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है? क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण आपको इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आप क्लोरोफॉर्म के बारे में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं या बाहर इसका क्या यूज होता है, हमारे समाज में, सोसाइटी में इसका क्या यूज हो रहा है, इसके बारे में और डिटेल में जान सके और ये जान सके क्लोरोफॉर्म होता कैसा है। ठीक है? सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि क्लोरोफॉर्म जो होता है ये पहली बात तो रंगहीन होगा, यानी जैसे पानी होता है कलरलेस, सेम उसी तरह क्लोरोफॉर्म भी पानी के जैसा ही रंग होगा, यानी इसका कोई कलर नहीं होता। ये एकदम कह सकते हैं उदासीन जैसा होता है, कोई इसका कलर नहीं होगा। सेकेंड चीज कि क्लोरोफॉर्म भारी होता है, और ये अभी आपने देखा कि क्लोरोफॉर्म जो है वो वाटर के सतह पे जाके बैठ जा रहा है। इससे ये क्लियर हो रहा है कि क्लोरोफॉर्म जो है वो भारी होता है। तो याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म रंगीन होगा, भारी होगा, वह स्वाद में मीठा होगा। अब आप कहेंगे कि आपने खा के देखा है क्या? नहीं, ये स्वाद में मीठा होता है, लेकिन मीठी गंध वाला ये तब तक रहता है, मीठी गंध वाला द्रव्य क्लोरोफॉर्म तब तक रहता है जब तक ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता। जैसे अगर आपने क्लोरोफॉर्म की जो बॉटल है उसको ऑक्सीजन में खोल के रख दिया है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये क्लोरोफॉर्म क्या करेगा? तुरंत ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फास्जिन गैस बना लेगा। आगे अभी इसके केमिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी हम यही देखेंगे। ठीक है? तो ये पहला पॉइंट लिख दीजिएगा कि क्लोरोफॉर्म रंगीन होता है, भारी होता है, मीठी गंध वाला द्रव्य यानी लिक्विड होता है। क्लियर हो गया? सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे कि क्लोरोफॉर्म जो है ये जल में अघुलनशील होगा, यानी वाटर में ये अघुलनशील होता है, लेकिन कार्बनिक जितने भी विलायक हैं उनके अंदर क्लोरोफॉर्म घुल जाते हैं। थर्ड इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे कि यह ज्वलनशील नहीं होता है, ज्वलनशील नहीं होगा, क्लोरोफॉर्म जलने वाला नहीं होता, लेकिन अगर इसकी वाष्प देखी जाए, अगर हम इसको गर्म कर रहे हैं और इसका वाष्प अगर देखेंगे तो हरे लौह की जैसा दिखता है। हरे लौह का मतलब क्या है? हरा चिंगारी जैसा या हरा जो लावा होता है उसके जैसा दिखेगा। यानी जैसे आपने देखा होगा आपके घर में जो एलपीजी गैस होता है वो नीला कलर में थोड़ा सा आपको दिखाई देता है, सेम उसी तरह से जब भी आप क्लोरोफॉर्म को गर्म करेंगे तो उसकी जो वाष्प होगा, भाप होगा, वो आपको हरी लौह के जैसा दिखेगा, यानी हरा कलर का जलता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन याद रखिएगा ये ज्वलनशील नहीं होता, बस केवल ऐसा आपको दिखाई देता है। क्लियर? और चौथा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? चौथा फिजिकल प्रॉपर्टी लिखेंगे कि जो क्लोरोफॉर्म है इसे सूंघने पर बेहोशी आ जाती है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो क्लोरोफॉर्म है इसका यूज मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स करते हैं मरीजों को बेहोश करने में, स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ठीक है? आखिरी इसका फिजिकल प्रॉपर्टी आप लिख दीजिएगा कि जो क्लोरोफॉर्म होता है इसका क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक कितना होता है। जो क्लोरोफॉर्म होता है इसका क्वथनांक क्या लिखिएगा? 334 केल्विन होता
है। क्लियर? ये हो गया क्लोरोफॉर्म के फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। ये पांचों फिजिकल प्रॉपर्टी आपको याद करना है, लेकिन याद रखिए बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बस केवल आपके नॉलेज के लिए ये चीज पढ़ाया जा रहा है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर समझते हैं कि क्लोरोफॉर्म का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। प्रयोगशाला विधि बनाने का जितना रिएक्शन चारों स्टेप का बताया है वो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रयोगशाला विधि के अंदर ही आता है। उसके बाद आपको क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी भी पूछी जाती है। तो 4 केमिकल प्रॉपर्टी आपको बताने वाले हैं। उन चारों केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शंस हैं, वो चारों केमिकल प्रॉपर्टी विथ रिएक्शन आपको याद करना है। क्लियर? पहले ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब हेडिंग डालेंगे क्या, क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। अब देखिए ये जो पूरा टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं क्लोरोफॉर्म के केमिकल प्रॉपर्टी, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने लिख दिया है। ज्यादातर क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि के साथ साथ रासायनिक गुण पूछे जाते हैं। हमने कई बार इसी वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसमें पहला इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। हमने अभी आपको बताया था कि क्लोरोफॉर्म तभी तक मीठा गंध देता है जब तक ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो पहली इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हमने बोला था कि हम इसका ऑक्सीकरण ही देखेंगे, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही देखेंगे। तो इसका ऑक्सीडेशन क्या होता है, अगर हम क्या करें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि खुले आसमान में जाएं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं खड़ी हूं, या फिर बाहर कहीं निकलो ग्राउंड में जहां पे वातावरण पूरी तरह से खुला हो, यहाँ पे सनलाइट भी आ रहा हो, तो अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म का जो बोतल है उसको खोल के रख दें, तो जो क्लोरोफॉर्म है वो तुरंत ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, और वो जो मीठी गंध वाला क्लोरोफॉर्म था वो एक जहरीली गैस फास्जिन में बदल जाता है, जो कि आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वही चीज लिखा गया है कि ऑक्सीकरण अवस्था में, यानी कि पहला इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया ऑक्सीजन से करा दें, यानी ऑक्सीडेशन करा दें, तो क्या होगा, लिखेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में जो ये क्लोरोफॉर्म होता है ऑक्सीजन से क्रिया करके विषैली गैस यानी जहरीली गैस फास्जिन को बना देती है, और ये फास्जिन इतना जहरीला होता है कि आपकी जान भी ले सकता है। इसीलिए क्या किया जाता है, इसीलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है। यहां से वाइवा का क्वेश्चन बनेगा। अगर आपने चार्ट पेपर पे ये डायग्राम बनाने का हिस्सा सोच रहे हैं, तो यहां से वाइवा क्वेश्चन क्या बनेगा, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि क्या कारण है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है। तो आप बता देंगे कि अगर हम क्लोरोफॉर्म को ट्रांसपेरेंट बॉटल में रखेंगे तो वो वाष्पीकृत होने लगेगा या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने लगेगा, जिससे फास्जिन गैस बन जाएगी, और ये हमारे लिए जानलेवा होती है या घातक होती है। इसीलिए हम क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल, वो भी कौन से कलर के बोतल, क्लोरोफॉर्म हमेशा आपको भूरे रंग के बोतल में ही देखने को मिलेगा, और किसी कलर के बोतल में इसको नहीं रखा जाता। क्लियर? तो याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्जिन गैस बनाती है, एग्जामिनर पूछ सकता है। और उसके बाद क्लोरोफॉर्म को बोतल में क्यों रखा जाता है, रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है, तो रीजन हमने बता दिया, क्योंकि ये वाष्पीकृत होने लगती है अगर इसे हम ट्रांसपेरेंट बोतल में रखें। क्लियर हो गया? अब यही रिएक्शन करके देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म की क्रिया ऑक्सीजन से करानी है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। CHCl3 की क्रिया अगर हम O से करा दें, यानी ऑक्सीजन से करा दें, तो ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म। क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। इसकी क्रिया हम करा रहे हैं ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑक्सीजन से, यानी कि इसका ऑक्सीकरण हम कर रहे हैं। तो जैसे ही इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे विद प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बनेगा क्या, बनेगा क्या, फास्जिन गैस। फास्जिन गैस कैसे बनता है, यहां से हम C को ले लेंगे और इस ऑक्सीजन को ले लेंगे, तो पहले हो जाएगा CO। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन 3 ठो है, तो यहाँ पे हम 2 क्लोरीन ले लेंगे। अब ये बन गया क्या, फास्जिन गैस बन गया। क्या बन गया, फास्जिन गैस बन गया है। तो गैस को हमेशा याद रखिएगा,
अगर रिएक्शन में गैस बनता है तो उसको हम यहाँ पे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एरो ऊपर की साइड होता है, जिसका मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट बना है वो गैस है और गैस ऊपर निकल जाता है, एक जगह गैस को बंद नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो ये बन गया फास्जिंग गैस। अगर कोई फास्जिंग का केमिकल फार्मूला पूछे, एग्जामिनर फास्जिंग का केमिकल फार्मूला पूछ सकता है वाइवा में, तो वहां पे याद रखिएगा फास्जिंग का केमिकल फार्मूला होता है COCl2। क्लियर हो गया? अब इतने भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म है इसके साथ 2 से गुणा कर देंगे और जो फास्जिन है इसके साथ भी 2 से गुणा कर देंगे। जैसे ही क्लोरोफॉर्म से 2 से गुणा करेंगे तो इधर CH ये सभी 2 हो गए हैं। तो यहाँ पे अब जो बचे हुए कंपाउंड है उसको लिख लिया जाएगा। जैसे फास्जिन गैस बनने के बाद भी अभी यहाँ पे 2 Cl बचा है क्योंकि हमने 2 से गुणा कर दिया है। उसके बाद क्या बच गया है, उसके बाद हमारे पास H2O भी बचा है, यानी ये ऑक्सीजन भी 2 हो गया है। हमने केवल स्टार्टिंग में 2 से गुणा किया है, लेकिन ये भी ऑक्सीजन भी 2 हो गया है, कार्बन भी 2, हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन 3 था, लेकिन अभी इसके आगे भी 2 क्लोरीन है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्लोरीन जो है, क्लोरीन भी गैस के रूप में बनेगा। ये हो गया कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ये हो गया पहला केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है, जो क्लोरोफॉर्म होता है ये ऑक्सीजन से क्रिया करके सनलाइट के प्रेजेंस में फास्जिन गैस बनाता है। फास्जिन गैस का केमिकल फॉर्मूला COCl2 होता है। रिएक्शन बैलेंस नहीं था, इसलिए हमने आगे 2 से क्लोरोफॉर्म के आगे 2 से गुणा कर दिया और फास्जिन गैस से आगे 2 से गुणा कर दिया। अब जो कंपाउंड बचे थे जैसे Cl2 यानी क्लोरीन और वाटर, ये बच रहे थे तो इसको भी हमने लिख दिया और ये कंप्लीट रिएक्शन हो गया, कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या है, सेकेंड हेडिंग आप डालेंगे अपचयन। ऑक्सीडेशन के बाद अब हम देखेंगे कि अगर हम क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन करा दें यानी अपचयन करा दें तो क्या होगा। तो देखते हैं, अगर हम क्या करें, जो क्लोरोफॉर्म है ये जिंक और वाटर के प्रेजेंस में, कहा जा रहा है कि अब जो क्लोरोफॉर्म है इसको आपको जिंक यानी Zn और वाटर यानी H2O के प्रेजेंस में क्या करना है, उबालना है और उबालने पर अपचयित होकर ये मीथेन बना लेते हैं। मीथेन हमने आपको बताया है, कहीं पे CH4 लिखा है तो इसको मीथेन पढ़ते हैं। क्लियर? अब देखते हैं कि जो क्लोरोफॉर्म है ये जिंक और वाटर के प्रेजेंस में उबालने पर यानी कि अपचयन या रिडक्शन करने पर कैसे मीथेन को बनाता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, क्लोरोफॉर्म ले लेंगे। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें गर्म करना है, वो भी किसके प्रेजेंस में, वो भी जल और जिंक के प्रेजेंस में। लेकिन हमें इसका रिएक्शन करना है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ऑक्सीडेशन या कह सकते हैं, सॉरी, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। कहीं पे भी अपचयन शब्द का यूज किया जाए या आपसे रिडक्शन करने का कहा जा रहा है, इसका मतलब है आपको जो भी कंपाउंड दिया जाएगा उसका रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाना है, खत्म बात। ठीक है, कहीं पे भी ऑक्सीडेशन की बात की जाएगी, इसका मतलब जो भी कंपाउंड होगा उसका रिएक्शन आपको ऑक्सीजन से कराना है। ठीक है, क्लियर हो गया? ऑक्सीडेशन में हमेशा ऑक्सीजन से क्रिया की जाती है और अपचयन यानी रिडक्शन में हमेशा हाइड्रोजन से क्रिया की जाती है। तो ये हो गया क्लोरोफॉर्म। क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म। अब चूंकि इसका हमें अपचयन करना है यानी हाइड्रोजन से क्रिया करनी है, तो ये हो गया हाइड्रोजन। जैसे इन दोनों का कंबाइन रिएक्शन करेंगे, किसके प्रेजेंस में, हमें इसको उबालना है यानी गर्म करना है, किसके प्रेजेंस में कहा गया है, Zn यानी जिंक के प्रेजेंस में और H2O के प्रेजेंस में। जब इसको गर्म करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे त्रिभुज बनाया है इसका मतलब है गर्म करने का सिंबल। ठीक है, अगर हमें केमिस्ट्री में गर्म चीज को दिखाना है तो हम वहां पे ट्रायंगल बना सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही हम इसका रिएक्शन करेंगे तो हमको मीथेन मिल जाएगा। ठीक है, कैसे, यहाँ से CH और यहाँ का H ले लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा सबसे पहले CH4 यानी मीथेन, उसके बाद लास्ट में HCl बच जाएगा, HCl बनेगा। लेकिन ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। कैसे बैलेंस होगा, हम अगर हाइड्रोजन से 6 का गुणा कर दें और इधर HCl से
3 का गुणा कर दें तो ये जो रिएक्शन है कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगा। हमको बनाना था मीथेन और ये हमने मीथेन बना दिया है। ठीक है, रिएक्शन अगर समझ में नहीं आया फिर से बता देते हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CaCl3 होता है। जैसे क्लोरोफॉर्म की क्रिया अगर आप अपचयन करा रहे हैं यानी हाइड्रोजन से करानी है, हाइड्रोजन से जब हम कराएंगे कहा जा रहा है जिंक और जल के साथ कराना है। हमने कहा है जो चीजें साथ में होती है उसको एरो के ऊपर लिखना है, तो यहाँ पे जिंक और H2O को एरो के ऊपर लिखेंगे। अब इसको उबालना था तो इसको हमने ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया है, जिसका मतलब गर्म करना होता है। ठीक है, तो जैसे इसको उबालेंगे यानी गर्म करेंगे तो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। अब अगर ये जो मीथेन बना है इस मीथेन के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे लास्ट में HCl बचेगा। लेकिन रिएक्शन बैलेंस नहीं था तो हमने हाइड्रोजन से 6 का गुणा कर दिया और यहाँ पे HCl से 3 का गुणा कर दिया है। अब अगर आप देखोगे जितना CHCl3 और 6 हाइड्रोजन इधर है उतना हाइड्रोजन इधर भी है। क्लियर हो गया। ये 2 केमिकल प्रॉपर्टी पहले आप स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे के 2 आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। तो तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या है, तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है कि एसीटोन के साथ रिएक्शन करा दिया जाए। अगर हम जो क्लोरोफॉर्म है CaCl3 इसकी क्रिया एसीटोन यानी कि CH3COCH3 के साथ करा दें तो क्या कंपाउंड बनता है। याद रखिएगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता है जब वाले रिएक्शन यहां से बनते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से कराई जाती है। यहां से ये क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या होता है जब एसीटोन की क्रिया यानी कि एसीटोन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से किया जाए तो इसका एक लाइन में आंसर होगा कि क्लोरीटोन बनेगा, क्लोरीटोन बनेगा। ये एक लाइन में इसका आंसर है। लेकिन केवल आपको क्लोरीटोन बनेगा ये आंसर याद नहीं रखना है। वहां पे जब आपसे पूछा जाएगा क्या होता है जब में ये क्वेश्चन कि क्या होता है जब एसीटोन क्रिया करता है क्लोरोफॉर्म से तो क्या बनता है, क्लोरीटोन बनता है, ये तो आपको पता है। लेकिन आपको वहां पे ये पूरा रिएक्शन जो भी हम आपको करके बताने वाले हैं ये रिएक्शन लिख के आपको बताना पड़ेगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपका और तैयार होने वाला है, ये याद रखिएगा। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें कहा क्या गया है कि जो क्लोरोफॉर्म है इसकी क्रिया एसीटोन के साथ कराने पर क्लोरीटोन बनता है और ये जो क्लोरीटोन को एक मेडिसिन यानी औषधि के रूप में भी यूज किया जाता है। तो हम रिएक्शन देख लेते हैं। हमको क्या करना है, क्लोरोफॉर्म लेना है, CaCl3 लेना है। अब CaCl3 का क्रिया यानी रिएक्शन हमको किसके साथ कराना है, CH3COCH3 के साथ कराना है। ये आपका एसीटोन होता है। देखो CH3COCH3 के साथ कराना है। अब अगर ऐसे ही हम डायरेक्ट रिएक्शन में यूज कर लेंगे तो रिएक्शन आपको समझने में कठिनाई होगी। हम क्या करेंगे, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O और CH3 एक ही मतलब है। ध्यान से देखो, हमें CO चाहिए, CH3 चाहिए और CH3 चाहिए। यहाँ पे देखो CH3 है, CH3 और C और O है। तो चाहे ये फॉर्मूला यूज करो एसीटोन का या ये फॉर्मूला यूज करो, दोनों ही एक ही फॉर्मूला है, बस लिखने का अलग अलग तरीका है। तो मान लेते हैं हम सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि रिएक्शन आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म का क्रिया एसीटोन के साथ कराएंगे, जो कि हम इस तरह से लिख रहे हैं CH3CH3C डबल बॉन्ड O। ये क्या हो गया, ये हो गया एसीटोन। ठीक है, क्या हो गया, एसीटोन हो गया है। और ये हो गया क्लोरोफॉर्म, क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। तो अगर क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से करा दे तो क्लोरीटोन कैसे बनेगा। यहाँ पे ये पूरा आपको ऐसे ही रखना है, ये पूरा आपको ऐसे ही रखना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, O को छोड़ दीजिए, यहां तक आप पूरा ऐसे ही रखेंगे, यानी इधर CH3 और CH3 वैसे ही रखेंगे। अब क्या करेंगे,
जो इधर के कंपाउंड है उसको उधर ऐड करना है, यानी CCH3 एसीटोन का आधा पार्ट हमने वैसे ही इधर रिएक्शन करने के बाद ले लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये जो O है और यहाँ से एक जो ये H दिख रहा है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CH होता है, यानी एक यहाँ पे H है एक यहाँ पे O है, तो हम यहाँ पे OH यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब हमारे पास केवल C और Cl3 बचा है, तो यहाँ पे CCl3 लिख देंगे और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इसी का पूरा नाम क्लोरीटोन हो जाएगा। तो अगर क्लोरीटोन का केमिकल फॉर्मूला से कोई पूछे तो आप बता सकते हैं C सिंगल बॉन्ड CH3 और एक सिंगल बॉन्ड OH का होगा और एक सिंगल बॉन्ड CCl3 का होगा। क्लियर, ये आपको समझ में आया कि नहीं? हमने कुछ नहीं किया है, जो एसीटोन होता है उसको दो प्रकार से लिखा जाता है, तो हमने इसको सेकेंड वर्जन में लिखा है जिसमें हमने सभी जो एलिमेंट्स है उसको अलग अलग करके लिख दिया है। ठीक है, जब इसका रिएक्शन करेंगे तो इधर का पूरा पार्ट हम वैसे ही ले लेंगे, ये देखिए पूरा हमने वैसे ही ले लिया है, और यहां से क्लोरोफॉर्म से हम H को लेंगे और इधर का O ले लेंगे, यानी कि OH को इधर लगा देंगे और CCl3 जो बचा था इसको इधर ऐड कर देंगे। तो ये हो गया आपका कंप्लीट रिएक्शन। अगर आपसे आप कोई पूछे कि एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराने पर क्या बनता है, तो आप कहेंगे क्लोरीटोन बनता है और ये रिएक्शन वहां पे लिख देंगे, तो आपको क्या होता है जब वाले रिएक्शन में एक नंबर मिल जाएगा। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो आखिरी रिएक्शन आपका क्या है कि अगर हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया क्लोरीन से करा दें तो क्या बन गया है। अगर हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे लिखा गया है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में, अगर आप क्लोरोफॉर्म की क्रिया क्लोरीन से करा रहे हैं, कराने पर क्या बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 बनेगा, और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है हमको मिलता है। रिएक्शन करा के देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म की क्रिया करानी है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है। ठीक है, अब अगर CHCl3 की क्रिया Cl2 यानी क्लोरीन से कराई जाए तो क्या बन जाएगा, किसके प्रेजेंस में कराना है, तो सनलाइट, ठीक है, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराना है। तो जैसे ही हम क्रिया कराएंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनना चाहिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला आपको अगर याद होता तो आप ये रिएक्शन आराम से कर लेते। कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनेगा, यहां से हम लेंगे C और यहां से Cl2, या क्या देखो Cl2 तो पूरा लेना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे CCl4 हो जाएगा, ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसके बाद HCl यहाँ पे लास्ट में बनेगा। लेकिन ये जो रिएक्शन है ध्यान से देखिए, यहाँ पे Cl2 2 था, उसके बाद यहाँ पे Cl3 3 है। ठीक है, यहाँ पे Cl3 कितना है, 3 है, क्लोरोफॉर्म में 3 Cl और यहाँ पे क्लोरीन में 2 Cl, यानी हमारे पास 5 Cl है। तो 4 Cl इधर हो गया, 1 Cl इधर हो गया, 5 Cl हो गया। उसके बाद हमारे पास एक H बचा था, हमने Cl के साथ जोड़ दिया, एक कार्बन बचा था तो हमने इसके साथ जोड़ दिया, ये बन गया क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये मेन कंपाउंड हमको बनाना था। ये है आपका क्लोरीन और ये क्या है, तो क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म है। क्लियर हो गया? ये था आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें हमें अगर पूछा जाए कि क्लोरोफॉर्म की क्रिया क्लोरीन से कराने पर क्या बनता है या क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया क्लोरीन से कराई जाती है, तो आंसर होना चाहिए कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। और यहाँ पे आप ये रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो में हमने क्या क्या देखा, इस वीडियो में हमने देखा क्लोरोफॉर्म डायग्राम, प्रयोगशाला विधि का डायग्राम, प्रयोगशाला विधि में लिखना क्या होता है वो देखा। उसके बाद देखा बनाने की विधि में जो रिएक्शंस होते हैं, यानी स्टेप वाइज रिएक्शन के द्वारा क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, ये हमने डिटेल में देखा। और उसके बाद फिर हमने देखा कि क्लोरोफॉर्म का फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण क्या होते हैं, और फिर हमने देखा क्लोरोफॉर्म के 4 इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी विथ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन के साथ 4 इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी भी देख लिया है। ज्यादा से ज्यादा आपसे प्रयोगशाला विधि, रिएक्शन जो बनाने की विधि वाला बताया था और जो रासायनिक विधि वाला रिएक्शन 4 अभी बताए हैं, ये आपको तैयार कर लेना है, यही ज्यादातर पूछे जाते हैं।
चूंकि बनाने की या कह सकते हैं पूरा क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि 5 नंबर में पूछा जाता है, इसीलिए टॉपिक थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, या हो सकता है ये टॉपिक मैंने समझाने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया है, लेकिन वो इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि देखो इतना ज्यादा मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। आपका अगर ये सवाल है कि आप पूरे वीडियो में पसीने से क्यों भीगी रहती हैं, तो इसका जवाब ये है, मैं अपने पूरे रूम का खिड़की बंद रखती हूँ इसलिए ताकि बाहर की आवाजें ना आए, और मेरे रूम में केवल एक फर्राटा है, अगर उसको मैं चालू कर दूं तो वीडियो की क्वालिटी खराब हो जाएगी, उसका साउंड खराब हो जाएगा। इसीलिए पंखा और खिड़की दोनों बंद होने की वजह से मैं पूरा वीडियो में पसीने से भीगी रहती हूँ। ठीक है, तो ये सवाल मत पूछिएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दो शेयर ताकि और वीडियो जुड़ जाए। बाकी अपने कमेंट से डाउट आप यहाँ पे या हमने आपको बता रखा है, हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। कल के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स का लेंगे लेक्चर नंबर 9, जिसमें समझेंगे गॉस का प्रमेय यानी गॉस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।